इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट नेचुरल साइंस प्रैक्टिस पेपर 1 सेशन 2021 टू 2022। इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी जो है अपलोडेड है। आप उसको कैसे देख सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है अमर सर जी। यूट्यूब पे क्या सर्च करना है, अमर सर जी, AMARSIRJEE। और अमर सर जी चैनल को सब्सक्राइब करना है। उनके प्लेलिस्ट में जाके 9th क्लास मिलेगा। 9th क्लास में और भी चैप्टर्स के MCQ है और साथ में इस प्रैक्टिस पेपर का पार्ट 1 अपलोडेड है। जिसने भी वो पार्ट नहीं देखा है कृपया वो पार्ट पहले जाके देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके शेयर करें और इस वीडियो के बारे में बताएं जिससे कि सबको इसका फ़ायदा हो सके। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस वीडियो को पहले देखने के बाद आप क्या करेंगे, इस वीडियो को एज अ रिवीजन आप इसका क्वेश्चंस पॉज करके खुद से आप ट्राई कर सकते हो 1 बाय 1। मैं एक स्लोली मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ आपको, आप खुद से करके देख सकते हो। अगर नहीं आता है तो आप उस वहाँ जाके देखेंगे इसका पार्ट 1। तो इसके पार्ट 1 में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, हर क्वेश्चन का हिंदी और इंग्लिश में समझाया गया है। साथ में सॉल्यूशन बताया गया है कि ये सॉल्यूशन ही क्यों होगा, ठीक है, विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया है हिंदी और इंग्लिश में मीडियम दोनों में। तो इस सेक्शन ए जो है इसका, इस प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन ए हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया हुआ है, जिसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे आपके, 24 क्वेश्चन थे। 24 में से हमने 20 क्वेश्चन करना होता है। हमने 24 के 24 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। आज जो है उसका सेक्शन बी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 25 से आज डिस्कस करेंगे और ये जो होगा उसी सीरीज का पार्ट 2 होगा। आज हमारा जो यहाँ से स्टार्ट होगा सेक्शन बी। सेक्शन बी, इसमें भी कितने होते हैं क्वेश्चन जी, 24 क्वेश्चन होते हैं और हमें 20 ही करना होता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से कि 25 क्या कहता है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, सॉरी। और अब स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन कहता है क्या है, चूज द करेक्ट मैच ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शन। टेंडन है, लिगामेंट्स है, कार्टिलेज है, ब्लड है। कह रहा है कंडरा है, स्नायु है, फिर उपास्थि है और रुधिर है। तो आपको पता है कि टेंडन का काम क्या होता है। टेंडन क्या करता है, मसल को बोन से जोड़ता है, फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा। लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। कार्टिलेज क्या करता है जी, तो कार्टिलेज ही आपका स्मूथनिंग करता है जॉइंट्स के बीच में। अब ब्लड क्या है, एक तरह का ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन न्यूट्रिशन का। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर होगा 25 का आपका डी। पी का फोर्थ है, ठीक है, पी का 4 है आपका। इसका करेक्ट आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है आपका डी। करेक्ट आंसर है इसका 25 का करेक्ट आंसर है आपका डी। डी जो है करेक्ट आंसर है। आप वीडियो को पॉज करके हिंदी में भी देख सकते हैं। कैनरा क्या है, एक तरह से मांसपेशियों को स्थिर से जोड़ता है और इससे क्या करता है, ये इसका क्यू का सेकंड होगा, 2 अस्थियों को जोड़ता है। और उपास्थि क्या करता है आपका, ये स्मूथनिंग करता है, ठीक है। और लास्ट जो है रुधिर का काम है सबसे ऊपर वाला। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया इस तरीके से सब। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, इसको थोड़ा सा जूम कर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आपका, चलिए, टिंचर ऑफ आयोडीन इज अ मिक्सचर ऑफ। टिंचर ऑफ आयोडीन मिश्रण है किसका, सॉलिड इन सॉलिड, ठोस का ठोस में, सॉलिड इन लिक्विड, ठोस का द्रव में, लिक्विड इन लिक्विड, द्रव का द्रव में, और गैस का द्रव में, गैस इन लिक्विड। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉलिड का करेक्ट आंसर है इसका बी। करेक्ट आंसर है आपका इसका बी। बी जो इसका करेक्ट आंसर है, टिंचर ऑफ आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है आपका कि 2 तालिका दी गई है इन द गिवन टेबल मैच द आइटम्स इन कॉलम ए टू द कॉलम बी। 2 तालिका दी गई है, कॉलम ए कॉलम बी को मिलान करना है यहाँ पे आपको।
कहता है लोहा, लोहा क्या है, आयरन क्या है, आयरन एक धातु है, मेटल है, आयरन क्या है, एक मेटल है, धातु है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है हमारा, एक तरह से यौगिक होता है, सोडियम क्लोराइड एक तरह से कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन क्या है, कार्बन हमारे पास है नॉन मेटल, कार्बन क्या है मेरे पास, नॉन मेटल और धातु है। और सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड है, सिलिकॉन एक उपधातु है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर होगा 27 का ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है क्या कि कुछ कथन दिए गए हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन एक निलंबन के बारे में सही है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर ट्रू अबाउट द सस्पेंशन मिक्सचर। तो सस्पेंशन मिक्सचर के बारे में कौन सी जो कथन है वो सही है। यहाँ पे 3 कथन लिखे हुए हैं, तीनों कथन में से आपको देखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। पहले कहते थे पार्टिकल ऑफ साइज इज लेस देन द पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन, नहीं, पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन जो होता है से इसका बड़ा होता है, किसका, सस्पेंशन का। और दूसरा कहता है इट इज़ अनस्टेबल, ये बात सही है। इट्स पार्टिकल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फिजिकल मेथड, ये भी बात सही है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। इसके कण का आकार बिलियन के कणों से छोटा होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। पहले बात इसका गलत है। यह ये प्रकृति में अस्थिर होता है, बिल्कुल सही है, अनस्टेबल होता है जी। और लास्ट कह रहा है इसके कण भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, फिजिकल मेथड से हम अलग कर सकते हैं। तो सेकेंड और थर्ड इसका सही है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी जो है इसका करेक्ट आंसर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है आपका निम्नलिखित में गलत मिलान है, निम्नलिखित में गलत मिलान है। द इनकरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से गलत मिलान किसके बारे में है, ए का, बी का, सी का, डी का, ठीक है। इनकरेक्ट देखना है हमें। एक तरफ से अंगक दे रखा है और कार्य दे रखा है, ऑर्गेनल्स है, फंक्शंस है। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये स्टोर करता है स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन को। क्रोमोप्लास्ट जो होता है कीप करता है सेल को क्लीन को। क्लोरोप्लास्ट करता है फोटोसिंथेसिस को बनाता है। राइजोम सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को। तो नीचे के तो दोनों बात सही लग रहे हैं, 29 के नीचे के दोनों बात। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट जो होता है ना, ये क्रोमो मतलब कलर से मतलब होता है, क्रोमो जो है कलर से मतलब होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका है बी का जो डाटा है गलत दे रखा है। ए से बी का कोशिका को साफ नहीं करता ये, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है आपका कौन सा कोशिका विभाजन वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ के लिए क्या है, मिटोसिस, मायोसिस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है 30 का ए। मिटोसिस जो होता है, ए जो है समसूत्री विभाजन, अर्धसूची विभाजन, बोथ दोनों ए या बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है समसूत्री विभाजन या मिटोसिस जो है इसका करेक्ट आंसर है ए। 30 का करेक्ट आंसर है ए। 31 जो है आपका क्वेश्चन जो है असर्शन और रीजनिंग से क्वेश्चन है। एक कथन होता है उसका कारक होता है जी, ठीक है। कोई स्टेटमेंट दिया रहता है, एक बार दोनों में बताता हूँ आपको क्या रहता है इसमें। कह रहा है कि 31 से 35 में स्टेटमेंट दिया रहा है, एक है असर्शन और उसका है बी रीजन। आंसर द फॉलोइंग, ऑप्शन आपको बताना। अगर दोनों सही है, असर्शन और रीजनिंग दोनों सही है, तो आप उसके लिए ए लिखेंगे। और आर जो है सही बताता है, मतलब एक्सप्लेनेशन सही कर रखा है रीजन ए के लिए, तो उसके लिए ए मार्क करेंगे। बी कब लिखते हैं, जब दोनों के दोनों सही तो है लेकिन रीजन उसका एक्सप्लेनेशन सही ना हो, तब बी मार्क करते हैं। अगर आपका ए सही है स्टेटमेंट और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है, तो हम सी मार्क करते हैं। अगर ए गलत है और बी सही है तो हम उसके लिए हम डी मार्क करते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बता सकता हूँ कि एक जो है कथन, अभी कथन दिया रहता है, उसके लिए बी जो होता है उसको एक्सप्लेनेशन होता है, कोई कारक होता है। अगर दोनों सही है, मतलब ए सही है बी सही है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो हम उसके लिए ए लिखते हैं, उसके लिए हम ए लिखते हैं। अगर दोनों सही है लेकिन उसका रीज़न सही नहीं बताया गया, ए को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए हम बी लिखते हैं। सी कहता है कि ए सत्य है लेकिन उसका रीज़न जो है असत्य है, मतलब ए सही है तो इसके लिए सी लिखते हैं। और डी में क्या होता है कि ए असत्य है और जो आपका रीज़न जो है उसका असत्य है, मतलब ए असत्य है और रीज़न जो है सत्य है, तो उसके लिए हम लिखते हैं डी। अब क्वेश्चन पे आके देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन कहता है आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है क्या, असर्शन है रीज़न है, ठीक है। अभी कथन है और उसका कारक है।
कहता है सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, बिल्कुल बात सही है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन दोनों तरह का होता है ना, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। तो सॉल्यूशन जो होता है ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन का होता है ट्रू सॉल्यूशन की बात किया है। विलयन एक संगम्य मिश्रण होता है, तो सही है बात, समांगी मिश्रण होता है, तो बिल्कुल सही बात है। अब कारक लिख रहा है कि विलयन की बनावट समान होती है, सॉल्यूशन इज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, तो बिल्कुल बात सही है। यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है इसका, और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 31 के लिए हम लिखेंगे ए जो है इसका करेक्ट लिखेंगे। ए इसका जो होगा, ए वाला जो ये ए इसके लिए मार्क करेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला हम मार्क करेंगे इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है यहाँ पे कि असर्शन दे रखा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम ACR हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कहता है कि अभिकथन चिकनी अंतर्द्रवी जालिका ACR जीवात जन्म में मदद करती है। तो इसका रीज़न दे रखा है कि ACR हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स। कारक कहता है कि ACR वसा अणुओं के निर्माण में सहायता करती है। तो ये 32 में भी इसका असर्शन भी सही है और इसका रीज़न भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए। 32 का भी ए होगा। 33 पे आते हैं अब। 33 कहता है आपका, 33 आपका क्या कहता है कि रूट हेयर्स आर मेड अप ऑफ इपीडर्मल सेल, ठीक है, रूट हेयर जो है इपीडर्मल सेल का बना हुआ है। और कहता है कि इसका रीज़न कि द रूट हेयर्स डू नॉट हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ रूट वाटर एंड मिनरल। अब देखो रूट हेयर जमीन में जो मतलब पेड़ जो होते हैं, जो भी पेड़ होते हैं आपके, वो जब ज़मीन के अंदर जाते हैं उसके रूट्स, तो वहीं से तो ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर होता है, लेकिन यहाँ लिखता है डू नॉट, यानी कि ये बात तो गलत है इसका, ठीक है। यानी कि जड़ के रेशे जल और खनिज का अवशोषण नहीं करती है, तो बात गलत है, जबकि करते हैं। और इसका एसर्शन कहता है कि रूट हेयर्स आर मेड अप ऑफ एपिडर्मल सेल, ये बात सही है। और इसका कथन दूसरा गलत है, मतलब ए सही है, ए सही है, ए ट्रू है और बी फॉल्स है, यानी कि इसकी जगह पे सी होगा। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 33 का हमारा सी। ऐसा में कैसे सी, क्योंकि इसमें ये बात तो सही है पर ये वाला बात गलत है। तो पहला तो देखना है स्टेटमेंट दोनों सही है कि नहीं, और तब देखना है कि जो रीज़न होता है वो असर्शन के लिए सही एक्सप्लेन किया है कि नहीं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। 34 की बात करते हो। क्वेश्चन 34 कहता है क्या, असर्शन स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, सही बात है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अभिकथन कहता है चाल एक अदिश राशि है। स्पीड हैज मैग्नीट्यूड ओनली, हाँ सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है, चाल में केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है, ठीक है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 34 का आपका ए। दोनों बात सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही किया हुआ इसका। लास्ट एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन करते हैं। एसर्शन दे रखा है आपका पास कि फुटबॉल हैज़ लेसर इनर्शिया देन अ स्टोन ऑफ सेम साइज, तो बात सही है, फुटबॉल जो होता है उसका क्या होगा, इनर्शिया कम होगा, क्योंकि इनर्शिया जो होता है मेजर ऑफ मास होता है, जो कि रीजन यहाँ पे दे रखा है। तो ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी स्टेटमेंट सही है, इसका रीजन भी सही बताया हुआ है। फुटबॉल का जड़त्व समान आकार की पत्थर के बॉल से कम होता है। कारक कहता है किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान की माप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका इसमें लिखेंगे हम ए। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, मतलब अभिकथन भी सही है, कारक भी सही है, और उसको एक्सप्लेन भी सही से किया होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ए 35 का। अब चलते हैं 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 आपका कहता है कि दिए गए चित्र में RBC को बिलियन एक्स में रखा गया है, बिलियन एक्स की प्रकृति क्या हो सकती है। ये कहता है अल्पराशरण दाबी, अति पराशरण दाबी, समपराशरण दाबी, डी कहता है ए और बी दोनों। इन द गिवन पिक्चर RBC आर प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन एक्स, व्हाट कुड बी द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किस तरह का होगा।
तो आरबीसी क्या सुलन हो रहा है ना, यानी कि ये क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए इसका। 36 का करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ए। ये क्या है, रासरण दाबी जो है, करेक्ट आंसर होगा इसका ए। ये कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद हम चलते हैं 37 पे। 37 पे भी कॉलम दे रखा है, कॉलम ए और कॉलम बी है। थर्टी सेवन में कॉलम ए या कॉलम बी है। कॉलम ए बी में क्या दे रखा है, कॉलम ए में आपको एक्स वाई जेड से मार्क किया हुआ है। ऑब्जर्व करना डायग्राम को, यूरोक्रेटिक सेल है प्लांट सेल का। इसमें मैच करना है लेबलिंग पार्ट एक्स वाई जेड, रेफर इन द कॉलम ए बी, और उसका अनुसार बताना है कि एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। ठीक है, यहाँ पे भी दिखा रहा है कि यूरोकैरियोटिक पादप कोशिका के आरेख का प्रक्षेण प्रेक्षण कीजिए और उसमें उल्लिखित एक्स वाई जेड अंगक कॉलम का उसके कार्य कॉलम सेकंड के सही मिलान कीजिए। एक्स वाई जेड, तो एक्स आपका ये रहा, वाई आपका यहाँ है और जेड आपका ये रहा। ठीक है, तो एक्स को देखिए क्या कहता है, वाई देखिए क्या कह रहा है, और जेड आपका क्या कह रहा है। ठीक है, तो जेड तो एक्स वाई जेड, तो 37 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। सी कैसे होगा, क्योंकि एक्स जो है मेरे पास क्या दिखा रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट दिखा रहा है, जो काम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, और इसमें जेड जो है, जेड जो है मेरा वो फर्स्ट दिखाता है स्टोरेज ऑफ फूड, तो जेड मेरा वैक्यूल्स का दिखा रहा है, वैक्यूल्स की तरह। और वाई का मेरा थर्ड दिखा रहा है। ठीक है, कंट्रोल द सेल, तो वाई मेरा थर्ड हो जाएगा, जेड मेरा फर्स्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। 37 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी। वीडियो को पॉज करके आप आराम से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। 38 कहता है क्या है कि विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन, कौन सा न्यूरॉन का भाग नहीं है, केंद्रक, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, कोशिका काय, डेंड्राइट और सेनप, द्रुमिका और सिनेप। तो इसका 38 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी। जो सिनेप होता है ये इसका पार्ट नहीं होता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक गुण नहीं है, नॉट है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन यौगिक का गुण नहीं है, कौन सा इसमें यौगिक का गुण है। पहला कहता है कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल सिंपल फिजिकल मेथड, किसी यौगिक के संघटकों को सरल भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा कहता है कि अ कंपाउंड कंटेंट डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फिक्स रेशियो, एक यौगिक में विभिन्न तत्व एवं निश्चित अनुपात में होते हैं, सही है। सी कहता है कि प्रोपोर्शन ऑफ अ कंपाउंड्स आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट, किसी यौगिक के गुण उसमें मौजूद तत्वों के गुणधर्मों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। और डी कहता है अ कंपाउंड इज अ हेट्रोजेनियस इन नेचर, एक यौगिक प्रकृति में विषममांगी होता है, विषममांगी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 39 का डी, अ कंपाउंड इज हेट्रोजेनियस इन नेचर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका डी, 39 का करेक्ट आंसर आपका डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है आपका अ स्टूडेंट ऑब्जर्व अ स्लाइड ऑफ अ मस्कुलर टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप विच इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रिप्ड एंड वॉलेंटरी इन नेचर, विच टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू इट इज। एक छात्र ने पेशीय ऊतक की एक स्लाइड पर प्रेक्षण
सूक्ष्मदर्शी से किया जिसकी संरचना बेलनाकार, धारीदार और प्रकृति में ऐच्छिक है। यह किस प्रकार का पेशीय ऊतक है? पहला कहता है स्मूथ मसल, चिकनी पेशी। दूसरा कहता है कार्डियक मसल, हृदय पेशी। तीसरा कहता है स्टेटेड मसल, रेखित पेशी। और डी कहता है ए और बी दोनों हो सकते हैं, बोथ ए एंड बी। तो 40 का करेक्ट आंसर आपका सी। इसका करेक्ट आंसर आपका सी। ये जो है एक स्टेटेड मसल है, रेखित पेशी है। करेक्ट आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। कहता है कि चिक सेल्स आर द पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू? कपोल कोशिका किस प्रकार के एपिथेलियम ऊतक का भाग है? कह रहा है सिलेटेड एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, कोलमिनर एपिथेलियम और कोलमिनर। और चौथा कह रहा है क्यूबिकल एपिथेलियम, पक्षमापी एपिथेलियम, सल्की एपिथेलियम, स्तंभकार। और चौथा कह रहा है आपका घनाकार एपिथेलियम। तो 41 का करेक्ट आंसर है 41 का बी। ये जो होता है आपका सल्की एपिथेलियम होता है, मतलब स्क्वेमस एपिथेलियम। इसका करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है आपका विच इज नॉट फाउंड इन प्रोकार्योटिक सेल? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकार्योटिक कोशिका में नहीं पाया जाता? पहला कह रहा है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। दूसरा कह रहा है क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। तीसरा कह रहा है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, झिल्ली से बंधे हुए अंग। और चौथा कह रहा है न्यूक्लियाइड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इसका 42 का आपका सी होगा, मेम्ब्रेन वाला जो है ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, झिल्ली से बंधे हुए अंग। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट फोर्स? फोर्स के बारे में, निम्नलिखित में से बल के बारे में कौन सा सत्य है? पहला कथन कहता है अनबैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। असंतुलित बल वस्तु के आकार में बदल सकता है। बैलेंस फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। संतुलित बल किसी वस्तु की विरामावस्था या गति की अवस्था में बदलाव कर सकता है। तीसरा कहता है कि बैलेंस फोर्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन। संतुलित बल कोई त्वरण उत्पन्न नहीं करते हैं। और चौथा कहता है कि टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ बैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड। किसी वस्तु की गति को तेज करने के लिए संतुलित बल की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है 43 का आपका बी है। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बी कहता है फर्स्ट एंड थर्ड। अब क्या है कि कहीं पर भी अनबैलेंस फोर्स जब लगेगा तभी उसका शेप बदल सकता है, बिल्कुल बात सही कह रहा है। और उसके बाद कहता है इसमें थर्ड कि बैलेंस फोर्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बात कथन इसका सही है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है, फर्स्ट थर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। 43 का करेक्ट आंसर है आपका बी। चलिए 43 के बाद 44 पे आते हैं। 44 क्वेश्चन कहता है आपका कि डीएनए क्रियात्मक खंड को डैश कहते हैं। द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। दूसरा कह रहा है जीन, तीसरा कह रहा है राइबोसोम्स और चौथा है आरएनए। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, जीन। करेक्ट आंसर है इसका बी, जीन। 44 का करेक्ट आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है कॉलम ए कॉलम बी दोबारा मैच करना है, हमें देखना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। कॉलम ए है मेरे पास, कॉलम बी है। कह रहा है मैच द ऑर्गेनल्स इन फर्स्ट इन द फंक्शन सेकेंड। ऐसा पहले भी इस तरह से था क्वेश्चन। देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, राइबोसोम्स का काम क्या है, गोल्गी बॉडी का काम क्या है, प्लास्टिड का काम क्या है।
माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोसोम्स, गोल्गी कारक और प्लास्टिड। तो इन सबका फंक्शन देख लेते हैं। तो 45 जो है इसका करेक्ट आंसर होता है सी है। कैसे सी है देखते हैं। पी का जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एनर्जी फॉर्मेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, ये आपको पता होगा। एटीपी क्या होता है, करेंसी यूज होता है एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी होता है एंडोसाइन डाइफॉस्फेट। एडीपी एंड एटीपी, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंडोसाइन डाइफॉस्फेट। तो ये जो एनर्जी करेंसी होता है। दूसरा क्या कहता है कि इसका क्यू जो है वो क्यू फर्स्ट है। तो राइजोसोम्स पता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। फिर तीसरे का आर का कहता है सेकंड, हेल्प इन द फंक्शन ऑफ लाइजोसोम्स, तो गोल्गी बॉडी का काम यही है। और चौथे का आपका एस का करता है फोर्थ, मेक प्लांट ऑटोट्रॉप्स, तो प्लास्टिड का हाँ खाना बनाने में खुद ये सब अपना खुद फूड बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। इस क्वेश्चन का 45 का करेक्ट आंसर है आपका सी। चलिए 45 के बाद 46 पे आ जाते हैं। 46 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है आपका कोशिका के अपशिष्ट निपटाने वाले तंत्र हैं। द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल इज, कह रहा है सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी। लाइजोसोम्स ये काम करते हैं, डी डिस्पोज करता है वेस्ट मटेरियल को, लाइजोसोम्स। इसको हम सुसाइड बैग से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका इसका डी। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं अब। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेक्शन का। कह रहा है कि 10 kg और 20 kg की दो वस्तुएं एक्स और वाई का वेग क्रमशः 20 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड, किसी वस्तु का वेग अधिक है, किस वस्तु का संवेग अधिक है। कह रहा है ऑब्जेक्ट एक्स इतने kg है और वाई जो है एक्स 10 kg का है, वाई जो है 20 kg का, मूवी विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड, विच ऑब्जेक्ट हैज़ द ग्रेटर मोमेंटम। तो आपको पता है मोमेंटम पी लिखते हैं, मोमेंटम जो मास इंटू वेलोसिटी। तो पहले का है मास 10 इंटू 20, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200, ठीक है। और दूसरा जो है P1 हो जाएगा, P2 निकाल के देखते हैं। P2 मेरा M भी हो जाएगा, तो उसका मास कितना है 20 इंटू 20 इंटू कितना हो जाएगा जी 5, सही है ना। तो 5 दूना 10, 100। तो P1 का आता है आपका 100 और P2 का आता है आपका, यानी कि ये था तो मेरा x और ये था मेरा y, सही है ना। 10 है और इसका 20 है, ठीक है। इसका 20 है और इसकी वेलोसिटी कितना है 5 है, ठीक है। तो 5 दूना 10, 100 आ जाएगा ये, और ये 200 होगा। यानी x का कितना हो गया, x का हो गया 200, x का हो जाएगा आपका 200 और y का हो जाएगा 100, ठीक है। तो कहता है कि किसका ग्रेटर मोमेंटम होगा, यानी कि x का होगा 47, x का जो होगा ग्रेटर मोमेंटम होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि x जो है इसका ग्रेटर मोमेंटम होगा। आपने मोमेंटम निकाला सीखा कैसे, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, इस तरीके से। न्यूमेरिकल था ये और इजी सा न्यूमेरिकल था। क्वेश्चन नंबर 48 और आज ये इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि ये जो है आपका प्रैक्टिस पेपर सीरीज चल रहा है। तो प्रैक्टिस पेपर सीरीज का सेक्शन 1 ऑलरेडी आपका बना हुआ है। आप जो है अमर सर क्लासेस आप यूट्यूब पे सीधा सर्च कीजिए अमर सर, AMAR, अमर SIRJEE, अमर सर जी सर्च करेंगे। सर्च करते के साथ ही उसमें फ़ोटो बना हुआ एक आएगा, कम से कम 220 सब्सक्राइबर होंगे या 230 के आसपास, ठीक है। 220 के आसपास या 230 के बीच में सब्सक्राइबर होंगे, उसको में जाना है। उसके 9th क्लास के प्लेलिस्ट का कॉलम आता है, उसमें 9th क्लास के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हर सब्जेक्ट का वहाँ पे
मतलब 9th क्लास में जाते हैं, साइंस का आपको मिलेगा, उसमें हर एक चैप्टर का आपको MCQ मिलेगा। ठीक है, तो आप वो सब रिवाइज करना, वीडियो जो भी 10-10 5-5 मिनट का होगा, आप उसको देख लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में गारंटेड है कि आप पास हो जाएंगे। आप एग्ज़ाम में गारंटेड है कि आप पास हो जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 कहता है क्या कि द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ showing the motion of a wheel of 5 kg moving along a straight line on a road. How much force does the road exert on the wheel to bring it rest? 5 kg का है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें 5 kg का है, व्हील मूविंग कर रहा है, कितना वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा कि वो रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। सड़क पर सीधी रेखा में चल रही 5 kg के पहिया का वेग समय ग्राफ में दिया गया है। पहिए की विरामावस्था में लाने के लिए रोड द्वारा कितना बल लगेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, ये वेलोसिटी टाइम है ना, वेलोसिटी टाइम में आपका कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा इसका सी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? 48 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी, -10 न्यूटन। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। तो इस तरीके से हमने ये सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया पूरा डिस्कशन। सेक्शन सी बहुत जल्दी आपके पास अपलोड हो जाएगा, आज या कल तक वीडियो बन के। और प्लीज़ ये जो सेक्शन जो चल रहे हैं आपका, सेक्शन ए सेक्शन बी, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर फॉरवर्ड करें या अपने टीचर्स तक, और उनको बोलें कि वो फर्दर वो आगे फॉरवर्ड करें। इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर का सबको फ़ायदा हो पाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एग्ज़ाम से रिलेटेड एक आवश्यक सूचना ये दूंगा कि अगर आप जब OMR शीट में जब पेपर दे रहे हैं तो आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, इम्पॉर्टेंट टिप्स है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टिप्स है। मान लो कोई क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता, तो आप जनरली जब ऑप्शन भरते हैं ABCD, तो आप हमेशा स्मॉल लेटर का यूज़ करें, ABC और D, इस तरीके से यूज़ करें। ठीक है, किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है सपोज डैट, तो उसका C लगा दें। ठीक है, C लगाने से फ़ायदा क्या है कि टीचर्स क्या करते हैं कि अगर 1-2 नंबर से कोई फेल या पास हो रहा है आसपास में, तो उसको C को हम D भी बना सकते हैं, C को A भी बनाया जा सकता है, C से हमारा B भी बन जाता है इजीली। ठीक है, तो ABC और C तो ऑलरेडी है ही, तो C से कुछ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए उस कॉलम में आप C प्लेस कर दें। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स था। ठीक है, अगर टिप्स आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को जितना से जितना हो सके। ठीक है, इस तरीके से आप एग्ज़ाम में ग्रांटेड पास हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें और वीडियो को देखते रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।